नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी खबर आज की यही है, डीडीसी के जो चुनाव संपन्न हुए थे उसमें आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 280 में से 264 सीटों के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं, जिनमें गुपकार को 90 सीटों पर तो बीजेपी को 65 सीटों पर बढ़त है। श्रीनगर की खामोश सीट से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर एजाज हुसैन जो बेहद खुश हैं और पूरा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। कांग्रेस को 29 सीटों पर बढ़त है, अन्य 72 सीटों पर। ये अन्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में, जबकि अपनी पार्टी 12 सीट पर आगे चल रही है। ये जो छोटी छोटी पार्टियां या फिर निर्दलीय जो प्रत्याशी जीत रहे हैं या जीत के करीब हैं, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी जिनको अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं से सपोर्ट किया था, खासतौर से कश्मीर रीजन में। देखिए, जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के 268 सीटों के अब तक के रुझान सामने आए हैं, जिनमें कांग्रेस को 29 सीटों पर बढ़त है, अन्य 72 सीटों पर आगे है, अपनी पार्टी 12 सीट पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है, गुपकार 90 सीटों पर आगे चल रही है। आज का ये दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। टीवी स्क्रीन पर आप नीचे देखें, बीजेपी 65 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर, गुपकार प्लस इनके लिए काफी ज्यादा अहम आज का दिन। 90 सीटों पर गुपकार प्लस आगे चल रही है। आपको ये बताते चले, जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार है जब 6 प्रमुख पार्टियों ने एक साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा। आर्टिकल 370 हटने के बाद इन पार्टियों ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया। इनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी के अलावा सज्जाद गलीलोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और माकपा की स्थानीय इकाई शामिल है। वहीं भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, गुपकार अलायंस कैसे 90 सीटों पर आगे चल रहा है, तो बीजेपी 65 सीटों पर आगे। लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, श्रीनगर की खामोश सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर एजाज हुसैन ने पीएम मोदी को अपनी जीत का श्रेय दिया है। वो जीत चुके हैं। 4 अलग अलग मेहमान टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनसे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। किसका होगा जम्मू कश्मीर और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसके मतलब और मायने, 370 आर्टिकल हटने के बाद आखिर क्या निकाले जाएं। सलमान सागर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डीडीसी इलेक्शन विनर हैं 2 सीटों से। सोलेना और सौरा श्रीनगर की इन दोनों ही सीटों से उन्होंने जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लीडर हैं। सलमान सागर जी, आज तक पर बहुत स्वागत है आपका और आपको बधाई भी। 2 सीटों से आपने जीत हासिल की है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन सलमान सागर जी, आपने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, इसके मायने क्या हैं और अब आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं आप? जी, 2 सीटों पे मैं जीता हूं श्रीनगर से जी, सोलना और सौरा में। पहले मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में निकल के वोट किया और हमें कामयाब किया। ये चुनाव जहां डेवलपमेंट के लिए लड़ा जा रहा है, जिसको हम इग्नोर नहीं करते हैं, हम मानते हैं डेवलपमेंट के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम हम ये समझते हैं अगर अलायंस ने एक मैसिव विक्ट्री की ओर बढ़ रहा है तो ये कहीं इशारा किसी चीज़ की ओर है। और हमें ये समझना चाहिए, हम मुल्क की क़यादत से ये गुजारिश करेंगे, हमें अपने मुल्क पे पूरा भरोसा है कि वो यहाँ के लोगों के एहसासात और जज्बात को समझे और एक ऐसा माहौल खड़ा करे यहाँ जहाँ हर एक की बात सुनी जाए और ऐसा लगे लोगों को जिन्होंने जमहूरी कदरों को आज माना है। बहुत 72 साल में बहुत सी चीज़ें हो गई, ख़ास तौर पे पिछले 2 साल में अगर आर्टिकल 370 हट भी गया है और उसके बाद भी अगर लोगों ने जमहूरियत पे एतबार रखा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है। तो हम ये समझते हैं हमारी मुल्क की क़यादत से, हमारी जितने भी अरबाबी इक़्तिदार हैं, हमारी उनसे इल्तिजा होगी कि इस मैंडेट को समझने की ज़रूरत है। लोगों का इशारा जो है, ये डेवलपमेंट तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये इशारा इस चीज़ की ओर है कि यहाँ के लोगों की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। वहां की लोगों की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसका मैं जवाब लूंगी। लेकिन उसके पहले देखिए, गुपकार प्लस को यहां पर 90 सीटों की बढ़त अब तक दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर आपने जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 65 पर, और अन्य को इग्नोर नहीं किया जा सकता है जो 84 पर अपनी लीड बनाए हुए हैं और ज्यादातर इनमें से कश्मीर के हैं।
तो इसके मतलब क्या माने जाए सलमान सागर जी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमें गुपकार अलायंस को मुल्क से अलग नहीं समझना है। हम जो बात कर रहे हैं, हम मुल्क के साथ बात कर रहे हैं, हम मुल्क की बात कर रहे हैं और हमने आज तक हमेशा कुर्बानियाँ दी है मुल्क के लिए। लेकिन हम इतनी उम्मीद ज़रूर रखते हैं आज के वक्त में कि अगर आज भी लोगों ने जमहूरियत को चुना है, अगर कुछ ऐसे फैसले हुए जहाँ शायद लोग खुश नहीं थे, अगर उसके बाद भी लोगों ने जमहूरियत को चुना है, तो ये इशारा इस चीज़ की ओर है यहाँ के लोग जो चाहते हैं, उनका जो एहसासात है, उनके जो जज्बात हैं, उनकी कदर की जानी चाहिए। अगर उन्होंने अलायंस को वोट किया है तो अलायंस की जो लीडरशिप है, जिसकी सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं और बाकी अलायंस पार्टनर्स है, तो जो वो कह रहे हैं उस बात में वज़न है। यहाँ जब लोग डेवलपमेंट के लिए निकलते हैं तो एट द सेम टाइम वो ये समझ के निकलते हैं वोट देने के लिए उनकी बात सुनी जाएगी। जब वो बैलेट पेपर पे अपना निशान डालते हैं तो वो ये भी समझते हैं कि पॉलिटिकली इस जो प्रॉब्लम है यहाँ, इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और जो तर्जुमानी करने वाले लोग हैं उनको अगर लोगों ने बढ़त दी है तो वो अलायंस है आज की डेट। किस तरह की समस्या की ओर आप यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं? कैसी प्रॉब्लम्स? समस्या ये है कि एक माहौल जो पिछले 2 साल में बना है, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम पहले ये मान के चलते हैं कि हम अपने मुल्क की क़यादत पे, हम अपने मुल्क के कानून पे पूरा यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जमहूरी कदरों पे भरोसा रखते हैं। आज अगर लोग ये चाहते हैं, अगर उन्होंने फ़ारूक साहब की क़यादत के अलायंस को सपोर्ट किया है, तो जो फ़ारूक साहब अगर बात करते हैं तो उस बात को समझा जाना चाहिए, उस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर PADG को वोट मिला, एट द सेम टाइम अगर यहाँ BJP को वोट मिला है, अगर कश्मीर से BJP 2, 3 या 4 सीटें भी लेती है, हमें उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे BJP पावर में है, उस वजह से उनको सीटें मिली है, लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में वो विनर होता है जिसको लोग चुनेंगे। हमें हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। एट द सेम टाइम वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये सोचना चाहिए, अगर अलायंस को वोट पड़ा है तो इसका इशारा इस चीज़ की ओर है, अलायंस की जो लीडरशिप है उनकी बात को सुना जाना चाहिए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाना चाहिए। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो मुल्क के कानून के अंदर बोल रहे हैं, वो मुल्क के कानून के बाहर बात नहीं कर रहे हैं। यकीनन आपकी बातें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बेहद गंभीरता से आपने जो बातें रखी हैं, उम्मीद यही, मैं जल्दी से जफर इस्लाम साहब इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, 2 सीटों पर इन्होंने आज ही चुनाव जीता है और उनका इंडिकेशन जिस तरफ है, भारतीय जनता पार्टी समझ रही है उसको कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ये वो पार्टियां हैं जो एक साथ एकजुट होके अपने सारे डिफरेंसेस को सेट असाइड करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने आई थी। लेकिन आज मैं कहूंगा कि जमहूरियत की जीत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपने उम्मीदवार और जितने इंडिपेंडेंट आप जिसका जिक्र कर रही थी, कश्मीर में उजायत बहुत, हमने सिर्फ 80 सीट पे लड़े, बाकी हमने 50 से ज्यादा 60 से ज्यादा हमने 50 से ज्यादा सीटों पे हमने जो है इंडिपेंडेंट खड़ा किया, उसको सपोर्ट किया। आज वो इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, ये समझिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और हम दोनों जगह मिला के हम इस स्थिति में होंगे कि हम वहां पर अपनी सारे जगह हमारे काउंसिल के मेंबर हो गए। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, इसलिए कि मैंने 1 महीना जो है, लगभग 1 महीना जम्मू एंड कश्मीर में रहा हूं। इस पूरे DDC के इलेक्शन में परसों ही वापस आया और मैं चप्पे चप्पे वहां जहां आज तक, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन का घर हो, चाहे शोपियान हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे और भी जगह हो, ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी के बदनाम के लिए जाना जाता था, उन सब जगहों पे हम जाके भारतीय जनता पार्टी और देश का परचम, देश का झंडा लहरा कर आए हैं। तो बदलती सूरत है। वहां हमने जमीन पे ग्राउंड जो है ना, वो अब जरखेज बनाया भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो देश हित में सोचने वाली पार्टियों के लिए बनाया है, जो अब आगे आने वाले दिनों में हमने फाउंडेशन इतना स्ट्रांग किया है कि आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा वहां की तस्वीर बदलेगी। इसलिए कि वहां की जनता सिर्फ एक ही बात कहती थी हम लोगों से, चाहे कहीं भी गए हों, एक बात कहती थी कि यहाँ कोई पॉलिटिशियन नहीं आते थे। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वहां के MLA नहीं आते थे। हम यहाँ दिल्ली से चल के वहां गए और सब लोग मोदी जी का नाम ये ले रहे थे कि जो वेलफेयर स्कीम है मोदी जी की, वो घर घर तक पहुंच रही है, आम आदमी तक पहुंच रही है और उनके शुक्रगुजार थे। उन्होंने कहा कि आज तक कोई हमारी चिंता करने नहीं आया, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग घर तक पहुंच रहे हैं, ऐसी जगह जहां पर लोग हमको इग्नोर करते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, वहां के बड़े बड़े लीडर आके ये पूछ रहे हैं कि कैसे है, वोट की राजनीति नहीं करें, हम जमहूरियत की राजनीति
कर रहे हैं। हम वहां पर जमहूरियत जो नाफिज करना था उसकी राजनीति कर रहे थे। इसलिए आज हम खुश इस बात से है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट एजाज जीता, यंग है, डायनामिक लीडर है, हमारे साथ वो कई रैली में रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कई नुमाइंदे वहां से, आज जो इंडिपेंडेंट है वो कल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होकर जीतेंगे। और आगे जो कभी भी असेंबली का इलेक्शन होगा तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी वहां की सबसे मजबूत पार्टी उभर के आएगी। यकीनन जमहूरियत का जो फैसला होता है उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। और आज ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आपसे टिप्पणी लेनी चाहूंगी। जो बातें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर की ओर से कही गई हैं, उन्होंने कहा है कि यकीनन अब विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को आगे लेकर जाना होगा, चाहे सलमान सागर की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पर जफर इस्लाम साहब ने जो बातें कही हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसको? नहीं, मुझे लगता है कि सलमान सागर साहब ने जो बातचीत की, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा है और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी बातों को रखा। और मुझे लगता है कि इस तरीके की आवाज की, इस तरीके की वॉइस की बहुत जरूरत है आज जम्मू कश्मीर के अंदर। और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर घाटी के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, अगर वहां पर वो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, भारत के कानून में यकीन रखते हैं और उसके अंदर चुनाव लड़ते हैं, और लगातार ये वो ताकतें हैं जिन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ बातें नहीं कही हैं, इस बात को अंडरलाइन करने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती सईद हो, उनकी पॉलिटिकल लाइन बिल्कुल अलग हो सकती है, उनको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा है। यही कारण था कि बीजेपी ने इनके साथ गठबंधन किया था। यही कारण था कि उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री थे। तो मैं एक ही बात कहता हूं, जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहां के लोगों ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने हाल ही में चीन को लेकर एक बयान तो दिया था जिस पर बहुत ज्यादा विवाद पैदा हो गया था देश में। देखिए, किसी के बयान पर आपत्ति की जा सकती है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का आकलन, मूल्यांकन एक बयान के आधार पर नहीं हो सकता। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाके भारत का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो सेंट्रल कैबिनेट में थे। ये वही फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला है जो विदेश मंत्री थे। और यही मुफ्ती थी जिनके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। तो आप सिर्फ एक बयान निकाल के उसके आधार पर अगर आप उनको देशद्रोही बताने की कोशिश करेंगे, गद्दार बताने की कोशिश करेंगे, गैंग बताने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर कश्मीर घाटी के अंदर अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, अगर उनका वजूद खत्म हो जाएगा तो देश के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात नहीं हो सकती। फिर जो स्पेस खाली होगा वो स्पेस फिर अलगाववादी ताकतों के पास चला जाएगा। लेकिन वो स्पेस खाली कहां हो रहा है? आज जो नतीजे या फिर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो एक अच्छा संकेत दे रहे हैं। कम से कम देखिए जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर न सिर्फ मतदान किया, उसके बाद जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी खुश है। जम्मू रीजन में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन घाटी में भी उसका खाता खुल गया। जबकि दूसरी तरफ गुपकार अलायंस भी जो 6 पार्टियों का बना हुआ है उसकी भी बल्ले बल्ले कम से कम इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है। जबकि अन्य पर भी नजर डालने की जरूरत है। अन्य ये जो 84 हैं, इनके मतलब मायने क्या है? बीजेपी कैरियर में बहुत सारे तो हमारे ही कैंडिडेट जिनको हमने समर्थन किया है। इस पर मैं जवाब दूंगी जफर साहब से। साथ ही अपनी जैसे आपके पास भी मैं आऊंगी। डीडीसी चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि गुपकार पार्टी के जो नेता हैं वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अब तक आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो गुपकार प्लस 90 सीटें सबसे ज्यादा इन्हीं 6 पार्टियों के अलायंस ने अब तक बढ़त हासिल की हुई है। भारतीय जनता पार्टी 65 पर, कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबकि अन्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और ये यहां पर 84 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। कई सीटों पर रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। सीधे अपनी निजेश अवस्थी जी आपका रुख करते हुए, गुपकार प्लस 90 सीटों पर अब तक की उनकी ये बढ़त, और उनका मकसद था 5 अगस्त 2019 के पहले वाले स्थिति को वापस प्राप्त करना। किस तरह से देख रहे हैं आप अब तक जो मैंडेट सामने आया है उसको? चित्रा जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है कि ये सारे दल, गुपकार गुट के जो लोग हैं, 5 या 6 पार्टियां हैं, इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रही हैं। और ये भी इससे पहले, धारा 370 हटने से पहले सब अलग अलग थे। आज मैं आशुतोष जी से जरूर बहुत प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि आशुतोष जी लगातार पीडीपी और बीजेपी की सरकार को बहुत ज्यादा कहा करते थे कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ कैसे कर लिया, समझौता कैसे कर लिया, गठबंधन करके सरकार क्यों बनाई, ये हमेशा कहा करते थे। और पीडीपी तो राष्ट्र विरोधी है, उसके साथ कैसे जुड़ गए, इन्होंने अपने पूरी आइडियोलॉजी को छोड़ दिया। लेकिन आज पीडीपी जो ही बीजेपी से अलग हुई और गुपकार गुट में शामिल हुई, तो आशुतोष जी को उसमें सारी अच्छाइयां नजर आने लगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सागर साहब ने कहा, मैं सचमुच उनकी बात का सम्मान करता हूं कि देश में और कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र में, भारत के संविधान में आस्था जताई है, सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल सर, वक्त की कमी है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है, लेकिन आशुतोष जी को लेकर जो बातें आपने कही हैं उस पर उनकी टिप्पणी मैं जरूर लूंगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं आज की इस बड़ी खबर पर। बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत, देखते रहिए आज तक। किसका होगा जम्मू कश्मीर, लगातार इस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में 280 में से 264 सीटों के रुझान सामने आए हैं। गुपकार 90 सीटों पर आगे चल रहा है तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटों पर बढ़त है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें देखिए। श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच काउंटिंग लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने घाटी की 3 सीटों पर जीत हासिल की है। जाहिर तौर पर उसका इस तरह से खाता खुलना उसके नेताओं के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर बीजेपी इसको देख रही है और उसमें से तो ज्यादातर कैंडिडेट इसका श्रेय सीधे सीधे राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए। और ये देखिए, जैसे जैसे एक एक करके जीत सुनिश्चित होती हुई चली जा रही है, वैसे वैसे उन तमाम लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलता हुआ चला जा रहा है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर क्षेत्र में गुपकार को 67 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर, तीनों सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। कांग्रेस 12 पर, जबकि अन्य पार्टियां 46 पर आगे चल रही हैं। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 140 में से 128 के अब तक के रुझान और रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं। जबकि जम्मू क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी 62 पर, गुपकार 23 पर, कांग्रेस पार्टी 17 पर और अन्य 38 पर। 140 जम्मू क्षेत्र के इन 140 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। कई सीटों पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है, वहां पर सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं। और अब टोटल आंकड़ा अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। बीजेपी काफी ज्यादा खुश क्योंकि 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि गुपकार प्लस 95 सीटों पर। और यकीनन उसके लिए यह एक बड़ी कामयाबी क्योंकि 6 पार्टियों ने आपस में जुड़कर एक अलायंस बनाया, कुछ मजबूत तय किए गए इस अलायंस के और उसके आधार पर लोगों के बीच ये गए, जिसके आधार पर अब 95 सीटों पर गुपकार प्लस धीरे धीरे करके 100 की तरफ गुपकार प्लस ये आगे की ओर बढ़ता हुआ गठबंधन जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 63 सीटों के साथ। एक बार फिर से सलमान सागर साहब आपके पास आते हुए, चूंकि आपने जो बातें कही हैं सभी उसका काफी ज्यादा स्वागत भी कर रहे हैं और 370 हटने के बाद लोगों के जहन में यह सवाल था कि क्या वहां पर जमहूरियत को उस तरह की तरजीह मिल पाएगी जैसा कि बार बार दावा किया जाता रहा है, लेकिन इस रिजल्ट ने इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया और अब आपकी जो गुपकार अलायंस है वो 95 सीटों पर आगे चल रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? और आपने तो 2 सीटों पर जीत हासिल ही कर ली है। देखिए मैं आपको एक बात कहूंगा कि जब इलेक्शन हुए, हाँ। हमें बीजेपी को भी क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने 3 सीटों पे कश्मीर में जीता है। बिल्कुल। तो वैसे ही बीजेपी को भी ये समझना चाहिए या जितनी भी अलाइड पार्टीज़ है, अगर अलायंस ने 90 सीटों पे जीता है वो भी सेंटिमेंट है और मैं ज़ाती तौर इसका वेलकम करता हूँ अगर बीजेपी ने 3 सीटें श्रीनगर में जीती है। डेमोक्रेसी में मैंडेट की कदर की जानी चाहिए और हालांकि बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स यहाँ आए, चाहे यूनियन मिनिस्टर्स थे या उनके प्रेसिडेंट थे या बाकी सीनियर मोस्ट लीडरशिप जो थी बीजेपी की वो यहाँ आई। उसके मुकाबले में अलायंस इतनी ज़्यादा कैंपेनिंग नहीं कर पाई, हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोशिश की गई कहीं ना कहीं रोका जाए, हमारी जो रीच आउट है पब्लिक तक वो रोका जाए, लेकिन इस इलेक्शन का सबसे बड़ा जो मतलब निकाला जाना चाहिए वो ये निकाला जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई है। लोगों ने आज भी डेमोक्रेसी को यहाँ ज़्यादा तरजीह दी है बजाय किसी और चीज़ के। आपको उन पार्टीज़ को वेलकम करना चाहिए। अगर आप इस बात को मान के चलिए, अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी पार्टियों ने इस इलेक्शन को बाइकआउट किया होता तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस की इतनी रेलेवेंस नहीं होती। अगर बीजेपी या बाकी पार्टी को केक वॉक मिला होता तो इसकी इतनी रेलेवेंस नहीं होती है। हमें हम सबको एक चीज़ इंश्योर करनी चाहिए, हमें बीजेपी को अगर कहीं मैंडेट मिला है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके अलायंस पार्टनर्स को मैंडेट मिला है वहां रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत है।
कश्मीर और जम्मू के लोगों के सेंटिमेंट को समझने की ज़रूरत है। जहाँ जम्मू के लोग स्टेट को डिमांड करते होंगे, जहाँ उनकी एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि हम स्टेट से लेके यूटी बने हैं, उनकी नाराज़गियाँ होंगी, तो हमें उसको भी एड्रेस करना चाहिए। जहाँ यहाँ के कश्मीर के लोगों की ये एक्सपेक्टेशन होगी कि 370 के बाद कोई बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ की लीडरशिप को डिटेन किया जा रहा है, आए दिन ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो यहाँ के लोगों के मन मुताबिक नहीं है, वही एक वजह है कि अलायंस आगे जा रहा है। और मेरी गुजारिश ये होगी, आप अलायंस को हिस्सा समझिए, जमहूरियत का, अपने मुल्क का एक हिस्सा समझिए, तभी लेवल प्लेइंग फील्ड जब मिलेगा, यहाँ के लोगों को एक एहसास मिलना चाहिए कि नहीं, हमारी बात सुनी जा रही है और कहीं ना कहीं रास्ते निकाले जाने चाहिए। डेवलपमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल सॉल्यूशंस जो है, हमने कुर्बानियाँ दी है इस मुल्क के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या बाकी जमातें हों, हम कहीं ना कहीं बीजेपी से डिफरेंट आइडियोलॉजिकली हम डिफ़र करते हैं बीजेपी से, लेकिन जहां मुल्क की बात है, मुल्क के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कुर्बानियाँ देने के लिए। आज मुल्क को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर अलायंस को वोट मिला है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज है और उस मैसेज को समझने की ज़रूरत है। सलमान सागर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और गागर में सागर भरना जो एक कहावत भी है कि कम शब्दों में अपनी बात कह देना और उसका असर दूर तलक जाना, यकीनन आपने कहा कि दरअसल हमको अपना हिस्सा ही समझिए, लेकिन आप हिस्सा हैं। और इसी सवाल के साथ जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आते हुए, आप हाथ भी उठा रहे थे और इन सब के बीच पीर अफाक अहमद साहब भी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं चलूंगी। लेकिन जफर इस्लाम साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भी जमकर तारीफ करते हुए सागर साहब यहां पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए घाटी में अगर वो 3 सीटें जीतती है तो। अब इसी के साथ जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की चुनौती आप तमाम पार्टियों पर होगी। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि जो कह रहे हैं सभी जमातों को वहां पार्टियों ने, लोगों ने सपोर्ट किया है, वहां के अवाम ने सपोर्ट किया, लेकिन एक खास बात है जो पहले कभी नहीं हुआ और मेरे ख्याल से सागर साहब को इस बात का एहसास होगा कि वहां के आम अवाम जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, पिछड़ रही है। और उसकी वजह है इनकी पार्टियां या फिर जो PDP, ये दोनों पार्टियों ने कहीं इस तरह से उन लोगों के साथ बर्ताव किया है कि वो कभी भी ये नहीं मानेंगे कि उन पे कभी इन लोगों का अच्छा रवैया रहा हो, इसलिए कि वहां आवाम आज भी डरती, सहमी और इस तरह से रहती है और उनके बारे में फिक्र करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप अगर जम्मू कश्मीर में जाइए, और खासकर मैं कश्मीर के बारे में घाटी में 1 महीना चुके निकाला है, तो और जम्मू के भी कुछ इलाके के बारे में बात करूंगा मैं, जहां मैं कई इनसे पूछे, जो भी इलाके को मैं नाम लूंगा वहां पर कोई डेवलपमेंट, विकास नाम की चीज नहीं है। आज लोग वहां किस चीज के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान के कोई कोने में चले जाइए, उस चीज के बारे में बात नहीं करते, जबकि वहां के अवाम उस छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करता है, चाहे बिजली हो, पानी है, सड़क हो, ये छोटी छोटी चीजों के बारे में उनके वैसे मसाइल है। उन मसाइल का जो समाधान कभी इन लोगों ने नहीं निकाला। अब जब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना वहां पर वर्चस्व दिखाने की कोशिश की है और जब अपने लोगों की मकबूलियत हमें महसूस हुआ कि वजीर आजम जो है हमारे, उनकी जो वेलफेयर स्कीम है वहां पहुंचने लगी। आज वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के क्या जिंदाबाद का जो नारा जब गूंजता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये कभी कश्मीर में नहीं हुआ, लेकिन वो सारी चीजें अब कश्मीर में होने लगी हैं। देश का झंडा फहराता है। मैंने कहा कि सैयद सलाउद्दीन के घर के सामने कोई भटक नहीं सकता था, वहां पर जाके मैंने झंडा फहराया और वहां पर भाषण दिया, वहां पर रैली की, उसके घर के सामने, और लोग जुड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी के नारे पे नारा जो है वहां पर दिया। तो उससे समझ में आता है कि लोग अब चाहते हैं विकास, लोग चाहते हैं उनकी जिंदगी में तब्दीलियां हों, उनकी जिंदगी बेहतर हो और वह खुशगवार और खुशनुदी की जिंदगी हो, जो जिससे वो महरूम रहे इन लोगों की पार्टियों की वजह से। आज ये अच्छी बातें कर रहे, काश, मैं कहता हूं सागर साहब, काश ये बातें आप अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को बताते, फारूक अब्दुल्ला को बताते तो बेहतर होता है। ये जो आप हम सलाह दे रहे हैं, ये सलाह अगर उनको और मशवरा आप उनको देते हैं तो बेहतर होता है, इसलिए कि ये इन मशवरों की वजह से कम वहां के अवाम की हैसियत बेहतर हालत होती है। अगर आप कश्मीर के हैं तो मैं आपको इलाके एक नहीं 1000 इलाके बता सकता हूं पूरे श्रीनगर में, जहां पर आज भी जिंदगी एक बहुत ही नागवार तरीके से लोग गुजार रहे हैं। मुझे आंखों में आंसू आता और हम आंखों के आंसू पोंछने गए थे। हमें कोई वहां पर राजनीति, वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है, हमें
विकास की राजनीति के हमने कहा हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे, हम विकास की करेंगे। वोट जिसको देना आप दो, लेकिन हम जमहूरियत को नाफिज करेंगे और हम विकास की राजनीति के लिए 54 सीटें वेलफेयर स्कीम जिस पर बीजेपी ने अब तक बढ़त बनाकर रखी है जफर इस्लाम साहब, और यकीनन विकास की बातें कही तो जाती हैं हर बार के चुनावों में, लेकिन उसके बाद उस पर अमल नहीं किया जाता है। इसी सवाल के साथ आपके पास में आऊंगी, लेकिन पीर रफाक अहमद साहब बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद साहब, अब सीधे आपका रुख करते हुए देखिए, गुपकार अलायंस ने अब तक 95 से ज्यादा सीटों पर अपनी बढ़त बनाकर रखी हुई है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, जो आपका मकसद है कि 5 अगस्त 2019 के पहले वाली स्थिति को बहाल किया जाए, लेकिन जमहूरियत ने यहां पर बीजेपी को भी 54 सीटें दी हैं, और इसी के साथ ही साथ हम आंकड़ों में देख पा रहे हैं जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनकी भी तादाद बहुत बड़ी है, 63 से ज्यादा। शुक्रिया मैडम आपका। देखिए, मैं आपको साफ तौर से ये बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी यहाँ हुआ, हमारे तशक्कुस पर जो शब खून मारा गया, उसके बाद पूरे मतलब मैं कहता हूँ कि दिल ज़ख्मी हो गए थे, जज्बात यहाँ पर मजरूह हुए थे लोगों के। लेकिन आपको मरहून मिन्नत शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, जो उन्होंने एक अलायंस यहाँ बनाया, और वो PAGD के नाम से, जिसे आप आमतौर से पुकारते हो, तभी जाके आज ये जमहूरियत का अमल फिर यहाँ शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई पार्टी कहे कि हमारी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ जमहूरियत यहाँ पर फिर वापस आई, ये तभी मुमकिन हुआ। शायद ये मेरे दोस्त बाकी जो साहिबान आपके वहाँ बैठे हैं भूल रहे हैं इस बात को कि इसी पंचायत इलेक्शन को 2018 में जब हुए थे, हमने उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसके नतीजे में 60% यहाँ पर ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज थी जहाँ पर कैंडिडेट्स ने फॉर्म भी नहीं भरा। फिर कंटेस्ट होने की तो दूर की बात हुई, वोटिंग परसेंटेज तो दूर की बात होती। इसलिए आपको मरहून मिन्नत होना चाहिए इस पीपल्स अलायंस जो गुपकार डिक्लेरेशन का है उनके लीडरों का, कि आज जब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए आप किस जोश से, जिस जोश खरोश से लोगों ने यहाँ अपना वोट दिया। चलिए ठीक है, जिस पार्टी गुपकार अलायंस का भी जोश आई है, भारतीय जनता पार्टी भी खुश है कि घाटी में उसने 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इसी के साथ अब जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का दावा जो इन तमाम पार्टियों की ओर से किया जा रहा है, कैसे ये पार्टी आगे बढ़ेंगी इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।